हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स 7th चैप्टर और आज है बच्चों लेक्चर नंबर 6th। तो बच्चों आज के टॉपिक में हम ये चर्चा करेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा परपथ होते हैं, जब उनमें धारा बहती है तो उनमें बच्चों शक्ति क्षय या शक्ति व्यय कितना होता है। अब बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का मान भिन्न भिन्न क्षणों पर भिन्न भिन्न होता है, यानी बदलता रहता है लगातार आवर्ती रूप से, इसलिए हमें औसत शक्ति व्यय यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट या एसी सर्किट। वो प्रत्यावर्ती धारा परपथ बच्चों कोई भी हो सकता है। पहले हम एक जनरल एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे पावर के लिए, फिर डिफरेंट सर्किट्स के लिए बात करेंगे। तो बच्चों देखें, हमारे पास कोई प्रत्यावर्ती धारा परपथ है जिसमें वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन है V0 sin ओमेगा टी। और बच्चों अभी आपने जो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परपथ पढ़े उनमें आपने देखा कि भिन्न भिन्न परपथों में भिन्न भिन्न सिचुएशंस में वोल्टेज और करंट के बीच कुछ ना कुछ कालांतर आया था। किसी में 90 डिग्री, किसी में 0, किसी में 30 डिग्री आ सकता है, किसी में 40, किसी में 50। तो डिफरेंट सर्किट्स में कालांतर होता है कुछ ना कुछ। तो हम करंट को लेके चलते हैं बच्चों, कुछ ना कुछ कालांतर लेते हैं। तो करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसको हम लिखते हैं I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। हमने यहाँ फाई कर लिया। अब बच्चों आप ये कहेंगे कि सर हम यहाँ माइनस फाई करते तो बच्चों कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे आप यहाँ प्लस फाई करें या माइनस फाई करें, दोनों ही सिचुएशंस में पावर, कंज्यूम्ड पावर का जो एक्सप्रेशन आएगा, जो भी व्यंजक आएगा, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना है। तो हम यहाँ जनरल वैल्यूज़ लेके चल रहे हैं, एक जनरल सर्किट लेके चल रहे हैं। हमने मान लिया है कि दोनों के बीच यानी वोल्टेज और करंट के बीच 5 डिग्री का कालांतर है बच्चों, ठीक है ना। तो इस बात से कंफ्यूज ना हो कि +5 भी ले सकते हैं और -5 भी ले सकते हैं। तो पहले एक व्यापक सूत्र, फिर उसके बाद हम डिफरेंट सर्किट्स के लिए 1 बाई 1 कंज्यूम्ड पावर की चर्चा करेंगे। तो बच्चों दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आपको पता है बच्चों जो पावर है पर्टिकुलर टाइम पर सॉरी बच्चों, जो पावर है वो कितनी होती है, V इंटू आई। ये इंस्टेंटेनियस पावर होगी बच्चों। किसी भी क्षण जो पावर हमें निकालनी है, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे V0 sin ओमेगा टी इंटू I0 sin ओमेगा टी, ठीक है, प्लस 5। अब यहाँ sin A प्लस B का एक्सप्रेशन लगाते हैं तो पावर आ गई बच्चों V0 I0 sin ओमेगा टी, यहाँ sin A प्लस B sin A cos B, that is sin omega t cos phi plus cos A, that is cos omega t sin phi। तो P इक्वल्स टू V0 I0 sin ओमेगा टी से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो sin स्क्वायर ओमेगा टी cos phi प्लस sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी sin phi, ठीक है। तो P इक्वल्स टू V0 I0 sin स्क्वायर ओमेगा टी cos phi प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी होगा। और 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी यानी 2 sin A cos A sin 2A हो जाता है, तो वो हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी एंड दिस sin 5। ओके बच्चों, तो अब देखें ये जो पावर है डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट होगी, तो ये एक तरीके से इंस्टेंटेनियस पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सप्रेशन। तो हमें
एक पूर्ण चक्र में औसत निकालना पड़ेगा यहाँ हमें कि एक पूरी साइकिल में कितना शक्ति व्यय होता है, कितनी पावर कंज्यूम होती है, इस बात की यहाँ पर चर्चा करनी है बच्चों। तो हमें एवरेज निकालना है, तो जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनका एवरेज निकालेंगे। अब बच्चों हम यहीं रुकते हैं, हम इसको अभी एक्सप्रेशन नंबर 3 डालते हैं। अब हमें एक साइकिल में कंज्यूम्ड पावर निकालनी है, तो यहाँ 2 मेथड हैं बच्चों। मेथड क्या, यहाँ हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मतलब हम बात करते हैं बायो के स्टूडेंट्स के लिए और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा। उनके लिए पावर का एवरेज मैं समझा चुका हूँ कि एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चों। एवरेज के लिए मैंने एक, सॉरी बच्चों ये लीड दिक्कत करती है, मैंने एक बात बताई थी आपके लिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी x का मुझे एवरेज निकालना हो, x बार x, इसका एवरेज बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो एवरेज है वो x बार से लिख सकते हैं, x मीन लिख सकते हैं, x एवरेज लिख सकते हैं, या x ये भी मीन को बताता है। तो कुछ भी लिख लीजिए, ये सब मीन को, एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हम टाइम इंटरवल t1 से t2 तक, मान लो ये टाइम का फंक्शन है ये फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका t1 से t2 तक हम एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो t1 टू t2 x dt अपॉन t1 टू t2 dt, एक ये मेथड है एवरेज निकालने का। तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट इस तरीके से करेंगे। तो अभी मैं बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ, क्योंकि बायो वाले स्टूडेंट्स थोड़ा इंटीग्रेशन से घबराते हैं। तो बच्चों जो एवरेज निकालेंगे, एवरेज किसका होता है, वेरिएबल क्वांटिटी का। जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उसका एवरेज भी वही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पी एवरेज की बात करता हूँ मैं, या पी बार लिखता हूँ बच्चों। तो देखें V0 I0 तो कांस्टेंट्स हैं, पीक वैल्यूज़ हैं ये करंट और वोल्टेज की। वेरिएबल हमारा ये है क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिफरेंट टी पर इस फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। फाई सर्किट का कांस्टेंट होगा, तो हमें वेरिएबल इसका निकालना हो, इस वेरिएबल का एवरेज निकालना होगा। एक पूर्ण चक्र की बात करना है बच्चों, एक पूर्ण चक्र में cos फाई प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा 2 एक फंक्शन है बच्चों, वेरिएबल, इसका एवरेज, और ये कांस्टेंट टर्म साइन फाई। अब एक पूर्ण चक्र के लिए औसत की बात करें बच्चों, बायो वाले स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं कि एक पूर्ण चक्र के लिए, यानी फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान होता है वो 1/2 होता है, और साइन 2 ओमेगा टी का जो एवरेज मान आएगा कंप्लीट साइकिल के लिए वो 0 आएगा। तो इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट करूँ तो पी एवरेज बराबर बच्चों आ गया V0 I0 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1/2, और ये रह गया cos फाई। ठीक है, अब मैं बच्चों इसको हटा देता हूँ, इसको आगे सॉल्व करता हूँ, ये मैं थोड़ी देर बाद फिर बताऊँगा, ये मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी बात हो रही है केवल बायो स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए मैंने काम बहुत आसान कर दिया, उन्हें इंटीग्रेशन नहीं करना, ऐसे ही समझ जाएंगे बच्चों। लीड का मैं सॉल्यूशन कर लूँ थोड़ा सा, अब ठीक है। तो देखें बच्चों, आगे की बात करते हैं। हम यहाँ तक आ गए, तो बच्चों 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, तो √2 इसके साथ, √2 इसके साथ, तो पी एवरेज जो एवरेज पावर है उसको मैं लिख सकता हूँ V0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2, और रह गया cos फाई। 2 को मैंने √2 इनके साथ शेयर कर लिया, बांट लिया आधा आधा, तो मल्टीप्लाई में आधा आधा, √2 इंटू √2। तो देखें ये एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ये हम पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज VRMS इंटू IRMS, ओके, इंटू cos फाई। ये आ गई बच्चों एवरेज पावर इन अ कंप्लीट साइकिल।
इससे हम निकालेंगे एवरेज पावर को किसी भी सर्किट्स के लिए जो कि एसी सर्किट होंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट वाले जो सर्किट्स होंगे उसमें पावर ऐसे निकलती है बच्चों। तो हमने ये बताया था कि जो आरएमएस वैल्यू को बच्चों हम वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। तो ये जो टर्म है Vrms इंटू IRMS, इस पद को हम वर्चुअल पावर कह देते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल वैल्यूज़ हैं। वर्चुअल पावर क्या कहते हैं? वर्चुअल पावर, आभासी शक्ति। और ये जो टर्म है cos फाई, ये कहलाता है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक, दैट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी बच्चों, आगे समझ में आएगी क्यों नहीं होगी इसकी यूनिट। पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। तो बच्चों यहाँ देखें, एक तरीके से हमारी जो एसी सर्किट्स में जो कंज्यूम्ड पावर है उसका जो एवरेज है वो आभासी शक्ति में शक्ति गुणांक का गुणा करने से प्राप्त होती है। वर्चुअल पावर में आभासी शक्ति में किसका गुणा कर दें? उस परपथ के शक्ति गुणांक का। डिफरेंट परपथों के लिए, भिन्न परपथों के लिए, डिफरेंट सर्किट्स के लिए cos फाई डिफरेंट आएगा। तो डिफरेंट सर्किट में जो कंज्यूम्ड पावर है बच्चों वो डिफरेंट होगी। उसकी चर्चा अब एक एक करके करेंगे, 1 बाय 1 कंज्यूम्ड पावर को अलग अलग परपथों के लिए देखेंगे। ये एक व्यापक सूत्र आ गया, जनरल फॉर्मूला आ गया, एक ये जनरल फॉर्मूला जो कि सभी सर्किट्स के लिए वैलिड है, सभी में अप्लाई करेंगे। लेकिन फिर भी एक एक सर्किट को देखते चलेंगे। आपने अभी तक 7 सर्किट पढ़ लिए थे, उन 7 सर्किट्स की चर्चा यहाँ पर करेंगे बच्चों। लेकिन उससे पहले ये मैंने बायो के स्टूडेंट्स को इक्वेशन नंबर 3 के बाद से सॉल्व करके ये किया था। अब मैं चाहता हूँ इसको मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए करके दिखाता हूँ, तो यही आएगा बच्चों। तो वो करके देखते हैं। फ़र्क कुछ नहीं होगा, इनकी एवरेज वैल्यू जो डायरेक्ट लिखी हैं वो सॉल्व होके आएंगी, सिर्फ इतना फ़र्क होगा। कोई बच्चा ये ना कहे कि सर ये तो रटने वाली बात हो गई, मत रटो बच्चों, मैथमेटिक्स वाले अभी करके देख लेंगे। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इक्वेशन नंबर 3 के आगे चलूँगा बच्चों। इक्वेशन नंबर 3 तक तो सेम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये इंस्टेंटेनियस पावर आई थी। अब हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज की बात हो रही है। तो एक तो एवरेज मैंने इस तरीके से निकाल दिया। अब मैं इसी के आगे चलूँगा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसका स्क्रीनशॉट, उसमें भी रिजल्ट यही आना है बच्चों। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं कहाँ से करता हूँ? इक्वेशन नंबर 3 से, यहाँ से इसको एक एवरेज इन अ कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्र में इसको सॉल्व करना चाहता हूँ बच्चों। तो इसे हटा दें। अब ये मैं बार बार नहीं लिखूँगा, cos फाई क्या है और आभासी शक्ति क्या है, ये हम अब यहाँ समझ चुके बच्चों। इसलिए और क्लीन कर लो भाई ग्रीन बोर्ड को। तो देखें, अभी मैंने बताया बच्चों के एक्स एवरेज हम कैसे निकालेंगे किसी भी क्वांटिटी का। साइन ऑफ इंटीग्रेशन T1 टू T2 x dt अपॉन dt। अब यहाँ x के स्थान पर हमारी है पावर, तो हम P एवरेज कैसे लिखेंगे बच्चों? 0। अब T1 टू T2 यहाँ हम एक कंप्लीट साइकिल में निकालना चाह रहे हैं बच्चों। जैसे एक AC सर्किट में जो पावर होगी उसका ग्राफ ऐसे आएगा। तो एक साइकिल 0 से T तक कंप्लीट होती है। तो एक साइकिल का हमें एवरेज निकालना है, तो हमें लिमिट 0 टू T लेनी होंगी और P dt अपॉन 0 टू T dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, T आएगा, लिमिट लगाएंगे तो T माइनस 0 होगा, तो T रहेगा। तो इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन T साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू T P dt। ठीक है, ये हुआ। अब P की ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो इक्वल्स टू, मैं एक ही लाइन में लिखता जा रहा हूँ बच्चों, फिर मैं इसे हटा के आगे सॉल्व करूँगा। यहाँ तक का आपके पास स्क्रीनशॉट है। 1 अपॉन T 0 टू T, P की वैल्यू रखिए V0 I0 ब्रैकेट साइन स्क्वायर ओमेगा T
साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वैसे बच्चों हम एक काम कर सकते थे, इन औसत मानों को ही अलग से हल करके दिखा देते कि बच्चों साइन 2 ओमेगा टी का एक साइकिल में कितना औसत मान आता है और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक साइकिल में कितना औसत मान आता है, अलग से ही कर सकते थे। ये हमने ऐसे बेकार किया, ये बार बार ये टर्म्स लिखने पड़ेंगे। चलो अब कर लिया तो कर लिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई। एक सेकंड बच्चों, सॉरी, हाँ सॉरी बच्चों, एक कॉल आ रही थी, इस कॉल ने डिस्टर्ब कर दिया। तो आगे चलते हैं बच्चों। हम ये कहना चाह रहे थे, जब हम एवरेज पावर निकाल रहे हैं तो हमें एवरेज वैल्यू इनकी रखनी थी, तो हम अलग से इनकी एवरेज वैल्यू 1/2 और 0 क्यों ही वो हम हल करके दिखा देते तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन अब ऐसे कर लिया है तो अब ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये टर्म हमें बार बार लिखने पड़ेंगे। तो चलो अब कॉस फाई प्लस हाफ साइन 2 ओमेगा टी और कितना साइन फाई और डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, सिंपल सी बात है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो मैं इसको हटाता हूं बच्चों, इसका पहले स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों अब इस इक्वेशन के आगे हम सॉल्व कर रहे हैं पी एवरेज। बच्चों थोड़ा साफ नहीं हुआ बोर्ड, ऐसे आपको दिख रहे होंगे लेटर्स, कोई बात नहीं है। पी एवरेज इक्वल्स टू, देखिए जल्दी जल्दी करते हैं, वी नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, वी नॉट आई नॉट अपॉन टी, ठीक है। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा कि इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है cos 2 ओमेगा टी बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना आ जाएगा बच्चों, 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इसके स्थान पर, तो क्या मिलेगा 1 - cos 2 ओमेगा टी और 1/2 पहले लिख दिया, ठीक। cos फाई प्लस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हाफ साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई डी टी। चलिए डी टी सबके साथ है, तो अब इनके इंटीग्रेशंस करते हैं। देखें तो इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट अपॉन टी, इंटीग्रेशन करते हैं 1/2, 1 का बच्चों टी और इसका माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा और कॉस फाई प्लस हाफ साइन 2 ओमेगा टी का कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस माइनस का 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा साइन फाई, ठीक है। ये आ गया इंटीग्रेशन और लिमिट यहाँ क्या रहेगी 0 to t, ये लिमिट हो गई। तो अब लिमिट पुट करते हैं बच्चों, तो वी नॉट आई नॉट अपॉन टी, आगे लिमिट रखिए 1/2, अपर लिमिट t रखेंगे तो कितना आ गया t माइनस, देखें t रखोगे t के स्थान पर तो साइन 2 ओमेगा t बटे 2 ओमेगा। अब 0 रखते हैं माइनस करके लोअर लिमिट, तो ये 0 हो गया और साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये इतना ही रह गया कॉस फाई, इतना ही रह गया ना बच्चों, ठीक है ना। प्लस यहाँ देखें ये माइनस है, कहाँ गया, माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस हाफ और ये भी बाहर कर लेते हैं, -2 × 2 ओमेगा ले लिए बाहर। अब अंदर लिमिट रखते हैं तो देखें पहले अपर लिमिट t रखोगे, माइनस तो बाहर कर दिया है, तो cos 2 ओमेगा t अपॉन और 2 ओमेगा बाहर कर दिया है, माइनस cos 0 माइनस
cos 0 sin 5। ये लिमिट रख दी बच्चों, अपर लिमिट लगा दी हमने और माइनस करके लोअर लिमिट लगा दी। अब देखें बच्चों 2 ओमेगा टी को सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पर। 2 ओमेगा टी बराबर आप क्या लिखेंगे, 2 ओमेगा इंटू टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कटा कितना आ गया 4 पाई। तो 2 ओमेगा टी के स्थान पर 4 पाई हो गया बच्चों, बराबर वी नॉट आई नॉट अपॉन टी हाफ टी माइनस, यहाँ पर देखें साइन 4 पाई आएगा बच्चों, साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा हो जाएगा और cos 5 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4 ओमेगा। यहाँ देखें cos 4 पाई हो जाएगा और माइनस cos 0 हो जाएगा और साइन 5 हो जाएगा। अब देखें साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, ये टर्म 0 हो गया तो क्या रह गया, वी नॉट आई नॉट अपॉन टी 1 अपॉन 2t cos 5, यही तो बचा। cos 4 पाई की वैल्यू 1 और cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, ये पूरा टर्म 0, ये सब खत्म हो गया बच्चों, केवल यही बचा। ठीक है, यही बचा और t से t कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया, बराबर वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 cos 5, वही एक्सप्रेशन आ गया, बराबर वही √2 वी नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 cos 5, ये क्या आ गया, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस cos 5। तो बच्चों आपने देखा एवरेज पावर एक साइकिल में उतनी ही आई जितनी अभी हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट करके रख दी थी। तो एक्चुअली बच्चों हमारा जो उद्देश्य था वो डायरेक्ट वैल्यू रख के भी हमने इसलिए बताना चाह रहे थे कि देखें एवरेज वैल्यू वही निकल के आती हैं, तो वो कैलकुलेटेड वैल्यू हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एक साइकिल में एवरेज वैल्यू होती है 1/2 होती है और साइन 2 ओमेगा टी की 0 होती है, वहाँ हमने डायरेक्ट यूज़ कर ली थी और मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए भी हमने बता दिया और रिज़ल्ट हमारा वही आया बच्चों, स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों हमारे पास एवरेज पावर के लिए एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर के लिए जो एक्सप्रेशन आया वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos 5 आ गया। तो बच्चों मैंने अभी बताया था, वहाँ लिख दिया था कि ये टर्म कहलाता है वर्चुअल पावर, आभासी शक्ति, और ये शक्ति गुणांक। तो भिन्न भिन्न परपथों के लिए बच्चों शक्ति गुणांक भिन्न भिन्न होगा तो पावर कंज्यूम्ड भी भिन्न भिन्न होगी। तो एक तरफ से हम सर्किट लेके चलते हैं, यानी पहले हम बात करते हैं जब परपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है, दैट इज व्हेन सर्किट कंटेन्स प्योर रेसिस्टेंस ओनली, प्योर रेसिस्टेंस आर ओनली। मतलब ये किस सर्किट की बात हो रही है बच्चों, जब केवल प्रतिरोध जुड़ा हो तो औसत शक्ति व्यय कितना होगा इसकी बात हो रही है। ये शॉर्ट में बना दिया है बच्चों मैंने। तो इस केस में आपको पता है बच्चों कि धारा और वोल्टेज के बीच, जैसे ये अगर धारा है तो उसी कला में वोल्टेज भी होता है। आई और वी आर के बीच जो कलांतर है वो फाई शून्य है। तो शून्य होने पर cos 5 की वैल्यू cos 0 दैट इज 1, यानी शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर हमारा कितना आ गया बच्चों 1, पावर फैक्टर आ गया 1। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो P एवरेज, जब सर्किट में केवल R है तो P एवरेज इसकी जगह 1 हो गया, तो ये रह जाएगा VRMS इंटू IRMS। तो एक्सप्रेशन ये हो गया और ये किसके बराबर हो गया, वर्चुअल पावर। तो शक्ति 6 वर्चुअल पावर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करें जब सर्किट में, शॉर्ट में लिखते हैं फॉर एल सर्किट, पूरी बात नहीं लिख रहे, ठीक है। अब सर्किट में क्या जुड़ा है बच्चों, इंडक्टर, क्या लिख ही देते हैं शॉर्ट में, जब परपथ में शुद्ध प्रेरकत्व है,
अब फिगर नहीं बना रहे, बना दें बच्चों। मन करता है जल्दी करें लेकिन कुछ छोड़ने का मन भी नहीं करता। इंडक्टर जुड़ा हुआ है तो बच्चों आपको पता है कि धारा अगर इधर है तो वोल्टेज अग्रगामी होता है 90 डिग्री से, यानी यहाँ हमारा फाई हो गया बच्चों 90 डिग्री। तो पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक यहाँ कितना होगा बच्चों, cos फाई बराबर cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0। तो P एवरेज या P एवरेज कितना आ जाएगा 0। जब यहाँ cos फाई की जगह 0 रखेंगे तो P एवरेज आएगा 0। और बच्चों पावर होती है वाट में, तो जब परपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा होगा तो पावर कंज्यूम्ड एक साइकिल में 0 होगी। इसका मतलब इसको 0 वाट हुई। तो ऐसे परपथ में बहने वाली धारा को हम वाटलेस करंट कहते हैं। वाटलेस, ओहो क्या हो गया बच्चों, ये स्पेलिंग गलत लिख गया। वाटलेस करंट यानी वाटहीन धारा, यानी शक्ति क्षय हमारा कैसा हो गया बच्चों 0। एक साइकिल में पावर व्यय 0 हो गया। तो ऐसे सर्किट में बहने वाली धारा वाटहीन धारा कहलाएगी। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि वाटहीन धारा वाला परपथ बनाइए तो आप ये बना देंगे। एक और आएगा अभी, जब बच्चों परपथ में शुद्ध संधारित्र सी लगा होगा तब भी 90 डिग्री का कलांतर होता है, लेकिन फाई तब पश्चिमगामी होता है, रहता तो 90 ही है। उसमें भी शक्ति क्षय 0 आएगा, तो उसमें भी बहने वाली धारा वाटहीन धारा होगी। तो 2 परपथ वाटहीन धारा वाले आप बना देंगे, एक एल सर्किट और एक सी सर्किट, जब परपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा है। अब बच्चों एक बात मैं और बता दूं, ये यहाँ तो संभव है लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहारिकता में एवरेज पावर कभी भी 0 नहीं होती, क्योंकि ये कभी भी प्योर इंडक्टर हम नहीं बना सकते। जो भी कुंडली आप बनाएंगे किसी तार की बनाएंगे, उस तार का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा, और जब वहाँ प्रतिरोध होगा तो प्रतिरोध में कुछ ना कुछ पावर व्यय हो रही होगी। तो प्रैक्टिकली व्यवहारिकता में हम वाटहीन धारा प्राप्त नहीं कर सकते बच्चों, लेकिन सैद्धांतिक रूप में हम ये वाटहीन धारा का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चों तीसरे सर्किट पर। जब सर्किट में क्या लगा है, व्हेन सर्किट कंटेन्स प्योर कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ओनली, यानी केवल सी सर्किट की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट, हमने संधारित्र लगा दिया है। तो आपने देखा है बच्चों इस सर्किट में जो वोल्टेज है वो धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। दैट इज फाई कोस टू हो गया -90। तो कॉस फाई बच्चों कितना आएगा, कॉस -90 की भी वैल्यू बच्चों 0 रहेगी। तो यहाँ भी इस एक्सप्रेशन में यहाँ पावर फैक्टर 0 रखेंगे तो एवरेज पावर कितनी आएगी 0। तो इस सर्किट में भी कैसी धारा बहेगी बच्चों, वाटहीन धारा। तो बच्चों यहाँ भी प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप कैपेसिटर को कुछ ना कुछ कनेक्टिंग वायर्स से जोड़ेंगे, उन कनेक्टिंग वायर्स का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ही, जो कि ऊर्जा, जो कि शक्ति को, जो कि वैद्युत ऊर्जा का व्यय करेंगे, यानी शक्ति का व्यय करेंगे। बच्चों शक्ति है क्या, 1 सेकंड में परपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा या व्यय होने वाली ऊर्जा की दर क्या कहलाती है, शक्ति है। तो व्यय ऊर्जा की ही तो बात कर रहे हैं, शक्ति का नाम दे दिया तो वो 1 सेकंड की ऊर्जा हो गई। तो ये वाटहीन धारा बच्चों दोनों सर्किट्स में आएगी। कौन कौन से में, व्हेन सर्किट कंटेन्स प्योर इंडक्टर एंड व्हेन सर्किट कंटेन्स प्योर कैपेसिटेंस या कैपेसिटर ओनली। तो ये वाटहीन धारा का कॉन्सेप्ट बच्चों मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, यही मैंने समझा दिया। अब बच्चों हम चलेंगे चौथे सर्किट पर, जिनमें 2-2 के पेयर्स लेके चलेंगे, एल और आर, आर और सी, एल और सी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें फिर मैं आगे चलूँ। तो बच्चों अब हम चलते हैं फोर्थ सर्किट पर, जिसमें हमने इंडक्टर और रेसिस्टर दोनों जोड़े हैं, यानी एल आर सर्किट। अब ध्यान से समझने की आवश्यकता है बच्चों।
यानी जब परपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो बच्चों क्या मुझे यहाँ फिगर बनाने की आवश्यकता होगी? चलो ध्यान दिलाने के लिए मैं बना ही देता हूँ LR। इसको मैं न भी बनाऊँ तो आपको समझ जाना चाहिए था बच्चों, लेकिन बना देता हूँ मैं। कोई भी डाउट क्रिएट, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी डाउट आपके दिमाग में रह जाए। तो अब यहाँ हम पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ हम डायरेक्ट बात करेंगे कि LR सर्किट में बच्चों हमने कलांतर के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, उसमें tan phi इक्वल्स टू L ओमेगा अपॉन R आया था बच्चों। ये अब ये आपको ध्यान करना होगा, याद करना होगा, बैक उसी सर्किट पर पहुंचना होगा, तब आपको पता लगेगा। इस tan phi से हम ट्रायंगल मेथड से cos phi शक्ति गुणांक निकाल लेंगे बच्चों इस सर्किट का। जैसे tan phi इतना है बच्चों, अगर हम ट्रायंगल मेथड यूज़ करें तो tan phi बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं तो अगर मैं इस एंगल को phi लूँ तो लंब ये हुआ, ये कितना हो गया L ओमेगा, और ये R हुआ बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके जब ये कर्ण आप निकालेंगे तो अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर आएगा, तो अंडर रूट L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। और इस सर्किट की प्रतिबाधा आपने पढ़ी थी बच्चों, कितनी होती है? Z बराबर अंडर रूट L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होती है। तो ये प्रतिबाधा ही आ गई, यानी ये किसके बराबर आ गया? Z के बराबर। तो अभी लिखते हैं, चलिए। तो cos phi कितना हुआ बच्चों? अब ध्यान से समझना, cos phi कितना होगा इस ट्रायंगल से? आधार बटे कर्ण, और आधार हो गया R और कर्ण हो गया ये क्या है? Z। तो cos phi बराबर R बटे अंडर रूट इस सर्किट की L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जिसको मैं R अपॉन Z भी लिख सकता हूँ। तो ये शक्ति गुणांक इस सर्किट का आ गया। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो एवरेज पावर LR सर्किट के लिए बच्चों कितनी आ गई? ये तो बच्चों लिखा ही रहेगा जब तक मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करूँगा, तब तक ये हर एक सर्किट में इसी की बात हो रही है। तो LR सर्किट के लिए P एवरेज कितनी आ गई बच्चों? VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi की वैल्यू R अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये इस सर्किट की पावर फैक्टर है। तो एवरेज पावर का एक्सप्रेशन ये हो गया बच्चों, या R अपॉन Z लिख दूं मैं, कोई फर्क नहीं है। अब बात करेंगे RC सर्किट की ऐसे ही। तो इस सर्किट में इतनी पावर कंज्यूम होगी बच्चों एक साइकिल में, वो डिपेंड करेगी ओमेगा कितना है, R कितना है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। तो अब अगले सर्किट पे चलते हैं R और C पर। यानी जब हमने बच्चों क्या क्या जोड़ा है, एक रेसिस्टर और एक कैपेसिटर R एंड C सीरीज में। और इस स्थिति में बच्चों आपको ध्यान होगा कि जो tan phi आया था वो आया था 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R, क्योंकि XC अपॉन R आया था। tan phi कितना आया था? अब बच्चों पिछला लेक्चर देखें, अपना पुराना नोट्स देखें, अब ये बार बार नहीं बताई जाएगी बात, ये निकल के आया था tan phi XC अपॉन R। तो देखें, अगर यही मेथड फिर ट्रायंगल मेथड यहाँ यूज़ करते हैं तो बराबर कितना आ जाता है? लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं बनाता हूँ ट्रायंगल, ये फाई, तो लंब कितना हुआ? 1 अपॉन ओमेगा C, और आधार कितना हुआ? R। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो बराबर क्या आया बच्चों? ये Z के बराबर हो गया, क्योंकि RC सर्किट की जो प्रतिबाधा थी बच्चों यही तो थी, अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर दैट इज XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर थी। तो यहाँ अब बच्चों cos phi कितना आएगा? यहाँ से cos phi पावर फैक्टर कितना आएगा? आधार बटे कर्ण दैट इज R अपॉन दिस, यहाँ भी R अपॉन अंडर रूट, यानी R अपॉन Z यहाँ भी आ रहा है, और Z की वैल्यू यहाँ डिफरेंट है, 1 अपॉन ओमेगा C प्लस R होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। तो cos phi इतना हो गया। तो एवरेज पावर कंज्यूम कितनी हो गई? VRMS इंटू IRMS इंटू R अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा C प्लस R होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगी बच्चों।
तो इस केस में एवरेज पावर ये निकल के आ रही है। तो देखें बच्चों, पावर फैक्टर ध्यान रखना, इस केस में भी R/Z आया था, इस केस में भी R/Z आया था। ये बच्चों है तो Z बराबर R/ उस सर्किट की प्रतिबाधा। अब बच्चों हम LC सर्किट पढ़ते हैं, या ऐसा करें, LC सर्किट में तो फाई या तो आए जब X अनुनाद की स्थिति आई थी, और पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बात करेंगे। अब बच्चों हम LCR सर्किट की बात कर लेते हैं कि तीनों कंपोनेंट्स हमने सीरीज में जोड़ दिए हैं। LCR सीरीज सर्किट, इसमें क्या था बच्चों, L, C एंड R, इस सर्किट की बात हो रही है। इस सर्किट में बच्चों tan phi कितना आया था, आपको ध्यान होगा, XL माइनस XC या XC माइनस XL, वो इस बात पर डिपेंड कर रहा था कौन बड़ा है, हम जनरल बात कर रहे हैं, अपॉन R। ठीक है, या मैं यहाँ डिफरेंस भी लिख सकता हूँ, XL डिफरेंस XC, ये आया था। तो यहाँ लंब बटे आधार ट्रायंगल बनाइए, ये फाई कलांतर था, तो लंब XL डिफरेंस XC या L ओमेगा डिफरेंस 1/ओमेगा C, कुछ भी लिख लें, XL डिफरेंस XC और दिस वन R, तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो अंडर रूट XL डिफरेंस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यही बच्चों Z था इस सर्किट का। LCR सर्किट का Z यही तो होता है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही तो Z था। तो यहाँ cos फाई कितना आ गया बच्चों, cos फाई बराबर आ गया R बटे अंडर रूट XL डिफरेंस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये Z है बराबर, यहाँ भी बच्चों देखें R/Z आया cos फाई। ठीक है, अब इसको चाहे कैसे भी लिख लो, इनकी फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख लो, cos फाई इक्वल्स टू R/√L ओमेगा डिफरेंस 1/ओमेगा C होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है, तो ये भी R/Z ही। तो इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो एवरेज पावर आ गई बच्चों VRMS इंटू IRMS इंटू R अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L ओमेगा डिफरेंस 1/ओमेगा C होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या R/Z लिख दो। ठीक है ना। तो बच्चों आपने देखा डिफरेंट सर्किट्स में हमारा cos फाई डिफरेंट आ रहा था, लेकिन व्यापक रूप में हमने देखा भले ही डिफरेंट आ रहा था, लेकिन व्यापक रूप में वो सब में R/Z ही रहा था। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में बात करूंगा बच्चों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर्किट कोई सा हो, एक सभी सर्किट्स पर एक नज़र डालें, ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो एक बड़ा रोचक तथ्य सामने आया कि सभी परपथों में cos फाई R/Z ही आ रहा था, और Z विभिन्न परपथों का अलग अलग हो सकता है। तो cos फाई का रूप जो है, व्यापक रूप यही आया कि R/Z, यही तो आया। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं, सोचना भी चाहिए। अब देखो Z सबका अलग अलग होगा, LR परपथ का, अगर LR परपथ की बात कर रहे हैं तो LR परपथ का Z, RC परपथ की बात कर रहे हैं तो RC परपथ का Z, LCR परपथ की बात कर रहे हैं तो LCR परपथ का Z लगाएंगे। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि जब सर्किट में केवल R है तो वहाँ Z कहाँ से आया। ठीक है, तो देखें बच्चों, मैं उस बात को बता दूं, जब परपथ में, कि ये बात वहाँ कैसे लागू हो रही है, जब परपथ में केवल R है, केवल शुद्ध प्रतिरोध R है, तो बच्चों हमने अभी निकाला था कि जब परपथ में केवल R था तो cos फाई हमारा 1 आया था। तो जब परपथ में केवल R है बच्चों, तो Z बराबर भी तो R ही हो गया।
यानी प्रतिबाधा उस सर्किट की आर हो गई, केवल आर ही है उसमें और कुछ है ही नहीं। तो कॉस फाई कितना आ गया, आर बटे इससे आर बटे आर कॉस फाई 1 आ गया। तो आपने वहाँ भी देखा था कॉस फाई 1 ही आया था क्योंकि फाई 0 था और कॉस 0 की वैल्यू 1 थी, तो बात लागू हुई। अभी आप संतुष्ट नहीं हुए, कोई बच्चा कह सकता है कि व्हेन सर्किट कंटेन्स एल ओनली, व्हेन सर्किट कंटेन्स ओनली प्योर इंडक्टर या प्योर इंडक्टेंस एल, सर्किट में केवल एल हो तब जेड कहाँ, तब कॉस फाई क्या उतना ही आएगा, इससे भी। तो देखें जब प्योर इंडक्टर है तो उसमें आर 0 हो गया बच्चों, तो यहाँ से देखिए कॉस फाई कितना हो गया 0 बटे जेड तो बराबर 0। तो देखें जब एल था तो कॉस फाई 0 ही आया था। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर्किट में अगर हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो बच्चों जब प्योर कैपेसिटर है तो वहाँ भी आर 0 हो गया, आर 0 रखेंगे तो कॉस फाई 0 आएगा। और पीछे हमने देखा था कि एल और सी सर्किट में कॉस फाई 0 ही आया था। तो कुल मिला के बच्चों हम ये कह सकते हैं कि कॉस फाई आर बटे जेड का ही रूप ले रहा है। ये क्या है बच्चों, पावर फैक्टर। कॉस फाई क्या था, पावर फैक्टर। तो एसी सर्किट में बच्चों पावर किसके बराबर होती है, व्यय ऊर्जा, औसत व्यय ऊर्जा किसके बराबर होती है, वर्चुअल पावर में। वर्चुअल पावर क्या थी, अब मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि लेक्चर का एंड कर रहा हूं। वर्चुअल पावर कितनी थी बच्चों, VRMS इंटू IRMS, और पावर फैक्टर क्या था, कॉस फाई। तो वर्चुअल पावर दिस में पावर फैक्टर कॉस फाई का गुणा कर देने से एवरेज पावर मिल जाती है, जो कि ये लिखी हुई है वर्चुअल पावर VRMS इंटू IRMS, इसमें इंटू कॉस फाई। तो बच्चों उम्मीद है कि एसी सर्किट में जो व्यय ऊर्जा होती है वो आपकी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही, मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक इस काम को आप कंप्लीट करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।